मैंने आपको कहा था 40 दिन है तबलीगी जमात के, उसमें से 10 दिन गुजर गए, 30 दिन का ये सारा मार्च का महीना है। इस्लामाबाद का रुख करें। आप इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला मजबूत करने जा रहे हैं। आपकी तहरीक नाकामी का शिकार होगी, हमारी तरफ छोड़ें, आप अपने बंदों का ख्याल रखें। इस्लामाबाद पहुंच के हमें सबको मत पे हमला करें। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं। बिलावल साहब, लाला वली आए, आपको इस्तीफा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे और मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ मेहमान कौन मौजूद हैं पहले तारुफ करवा देता हूँ और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे बराह रास्त। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं और भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यार है मेरा इनसे। और हाल ही में इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। भट्टी साहब को और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। उनके बच्चे जो हैं उनके लिए भी खसूसी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए। और जहाँ तक भाभी के हवाले से, मरहुमा के हवाले से हमारे पास यादें बाकी हैं, वो बड़ी शानदार हैं और वो याद रखने वाली हैं। भट्टी साहब की तरक्की में, आगे बढ़ने में, ज़िंदगी गुजारने में। वो कहते हैं ना कि खातून का हाथ होता है किसी मर्द की तरक्की में, तो रियली अगर वो एग्जाम्पल कहीं पे जाके फिक्स होती है और फिट आती है तो वो इरशाद भट्टी साहब के साथ है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और हिम्मत दे। थैंक यू। मैं ये बजाय इसके कि आप अगले मेहमानों पर जाएँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो मेरी बेगम नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी ताकत थी। और मुझे उसने उस वक्त कबूल किया था जब मैं 20 रुपये CDA सराय इस्लामाबाद में उस पर एक चारपाई पे सो रहा था और उसका 10,000 रुपये खर्चा था, जेब खर्च था पर मंथ। और दुबई में पड़ी, लॉ किया हुआ था। उसने घर में स्टैंड लिया, 3 साल उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, लड़ के मुझे ओन किया। मेरे लिए उसने किरायों के घरों में रुली, मेरे लिए उसने नौकरियां की। फिर अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। और उसकी कुरान स्टूडेंट्स हैं 1100 के करीब। वो अल्लाह और रसूल उसकी कुरान पाक पढ़ाती थी बच्चों को। डॉक्टर फरत हाशमी की पढ़ी हुई थी, कुरान की टीचर थी। और वो स्कूल के बच्चों का, स्ट्रीट बच्चों का 150 का स्कूल वो चला रही थी। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल के बाद इरशाद था। यानी मैं अगर उसको बताता कि ये मैं आज मुश्किल दिन है तो वो जा नमाज बिछा के बैठ जाती थी। मैं उसके बगैर दुनिया, उसके बगैर ये मीडिया, उसके बगैर प्रोग्राम, उसके बगैर सारा कुछ मुझ कबूल ही नहीं हो रहा, माइंड में नहीं आ रहा। और वो मुझे कहती थी कि मैं तुमसे पहले चली जाऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं अक्सर उसे कहता था कि नहीं, कैसे हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो लेकिन छोड़ गई। मगर वो जैसे आपने कहा, अब उसके कुछ ड्रीम्स थे वो मैं पूरे करूंगा इंशाल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है उस घर में जाना, जिस घर में, जो घर मेरी बेगम से जाना जाता था। बड़ा मुश्किल होता है कि मैं जब कई मरतबा तो निकलते निकलते मुंह से निकला कि अल्लाह हाफिज़ बेगम, फिर याद आया कि नहीं, अब मैं कब्रिस्तान से, अभी भी लाहौर आया हूँ तो मैं कब्रिस्तान से होके आया हूँ और उसको कहा है कि तेरे बच्चों को मैं लेके जा रहा हूँ, घर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी थोड़े से संभलें। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। और वक्त अल्लाह ताला ने एक ऐसा मरहम रखा है जो आहिस्ता 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 इंसान को बहुत बड़े बड़े दुखों में से निकाल देता है। आपका दुख बहुत बड़ा है, हमें उसका एहसास है, हम दुआगो हैं। और आप सबसे जो लोग भट्टी साहब को चाहते हैं, मुझे पता है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, तो जब भी हाथ उठाएं इनके लिए, इनके बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करें। मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला सब्र दे। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ा ऑनर है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं ब्रिगेडियर साहब से शुरू करता हूं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, मैंने जाना है, अभी मुझे पता है कि आप लोग दोनों साहिबान चाह रहे होंगे कि हम जाएं, यूक्रेन के ऊपर बात करें, रशिया के ऊपर बात करें, हम जरूर करेंगे। लेकिन पहले पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, लेकिन उससे एन पहले जहांगीर तरीन साहब बीमार होकर बाहर जाते हैं और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि हुकूमत का 5 साल का मैंडेट है, जमहूरी रवायात की पासदारी करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि गेम उलट गया, खत्म हो गया मामला? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं भी ये ओपनिंग में ये कह दूं कि इरशाद भट्टी साहब से गो के आज तक मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है और पता नहीं वो लाहौर आते हैं, यानी कोशिश करूंगा उनसे मुलाकात करने की। लेकिन मेरी हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द सैड डिमाइस ऑफ हिज वाइफ। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए और भट्टी साहब उनकी फैमिली को
अल्लाह ताला सब्र जो है हौसला दे और सब्र दे। तो आमीन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, लगता तो ये है कि चौधरी ब्रादरान, आपको पता है कि वो, अगर आसिफ जरदारी को लोग सियासत का गुरु बोलते हैं कि जी उन्होंने सियासत में PhD की हुई है, तो फिर मैं समझता हूँ चौधरी ब्रादरान जो है ना, उन्होंने भी कम से कम मास्टर्स तो ज़रूर किया हुआ है सियासत में। और मेरी नज़र में जब एक दो दफ़ा उन्होंने कमिट कर दिया है ओपनली, चाहे कामिल आगा साहब हो, चाहे मुनिस सलाई हो, चाहे चौधरी शुजा साहब ने भी इन राउंड टर्म्स कि वो गवर्नमेंट के साथ उनकी कमिटमेंट है 5 साल वो पूरा करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि चौधरी ब्रादरान जो है वो बैकआउट करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि मुझे ये बड़ा गलत टर्म इस्तेमाल करनी पड़ी कि वो सियासी मीर जाफ़र कहलाएं या वो डिसलॉयल कहलाए जाए टू इमरान खान। मेरा नहीं ख्याल है वो 1-1.5 साल के लिए, या ये छोटी सी कोई उनको अगर कोई गाजर कोई कैरेट उन्होंने PMLN उनको दी है, वो भी जानते हैं कि PMLN का मादी क्या है, कैसे PMLN को ट्रीट किया है। वो अलग बात है कि पीपल पार्टी के वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी ब्रादरान जो हैं वो अपना जो उनका ऐलान है, जो कमिटमेंट है टू इमरान खान टू कंप्लीट द 5 ईयर, वो उसको रखेंगे। एक तो ये बात, और ये सारा तो फिर खत्म हो गया मामला, अदम एतमाद का मामला खत्म हो गया। फिर कुछ नहीं है उसमें। नहीं, 2 और फैक्टर है। देखिए, और भी जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल कह के तो वो ये गए कि वो इलाज के लिए गए, पहले भी वो जाते रहे इलाज के लिए, बट आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे इलाज शायद हो सकता है, अल्लाह करे बहाना ही हो। हम तो चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब के उनकी सेहत बरकरार रहे, कायम रहे और वो सेहतमंद रहे, लेकिन ये अपना एक बहाना हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल चौधरी ब्रादरान नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PTI के अंदर जो कुछ ऐसे लोग जो वाकई जिनमें इस वक्त लालच में अंदर आ रहे हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग का कहीं शिकार ना हो जाएं, जो इमरान खान के साथ उनका कोई ज़ाती अगर कोई इंटरनल मसला है उस वजह से वो कि बिक ना जाएं, अपने आप को बेच ना दें, और जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के हम सुन रहे हैं वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन फिर बात वही है कि एक्चुअल जो लोग टूटेंगे, जिससे घबरा रहे हैं ऑपोजिशन वाले, वो उनके अपने 14-15 लोग होंगे जो माजी में वो टूटते रहे हैं और जिनको वो जानते हैं लेकिन उनका कुछ कर नहीं सकते। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्च अगर अभी भी आनी है तो वो अगले चंद दिनों की बात है। उसके बाद 23 मार्च आ रही है और फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है OIC के यहाँ पे, क्राउन प्रिंस MBS आ रहे हैं 23 मार्च के लिए, और बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी टर्मोइल हो, कोई पॉलिटिकल इंतशार हो, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, क्योंकि उससे आगे रमजान के बाद मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक खिताब भी करने जा रहे हैं। एक आपने जुमला कहा, वो मैं जनरल साहब के सामने रखता हूं। जनरल साहब फारूक हमीद साहब की अगर जो से सुने तो उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इलाज के लिए बाहर जा चुके हैं जहांगीर तरीन, और दोबारा इलाज के लिए बाहर गए हैं, लेकिन आपने फर्क देखा है या जहांगीर तरीन साहब ने कितना गेन किया आपने ये देखा है? पिछली मरतबा जब जहांगीर तरीन बाहर गए तो पूरी अपोजिशन गालियां दे रही थी हुकूमत को और जहांगीर तरीन को। वो ये कह रहे थे कि ये बंदा ATM बाहर निकाल दिया इमरान खान ने, कोई जहांगीर तरीन को पूछने वाला नहीं है, क्या कभी कोई जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करेगा? और तनकीद की भरमार हो रही थी। आज पूरी अपोजिशन जहांगीर तरीन की सेहत के लिए दुआएं कर रही है जब वो बाहर जा रहे हैं। वो तनकीद सारी खा गए जहांगीर तरीन 2 खुफिया मुलाकातों में। देखिए, ये हमारी सियासत का बहुत बड़ा अलमिया है। बहरहाल मैं भी इरशाद भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके बच्चों को सब्र दे, और आमीन। जो आपका ये अहलिया का अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। देखिए, सियासत एक तो खेल बेरहम है ये, और जो पाकिस्तान की सियासत है बदकिस्मती से असूलों से बहुत पहले ही आज़ाद हो चुकी हुई है। कोई इनके आप देख लीजिए प्रिंसिपल्स नहीं हैं, बेसिस ही कोई नहीं पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। आप जहाँ भी देख लें, मुझे किसी पार्टी में कोई फ़िलासफ़ी नज़र नहीं आती, कोई बड़ी सोच नज़र नहीं आती। बात कहाँ है? छोटी छोटी बातों पे वही छोटी बात। जो टॉप लीडर्स हैं पार्टी के, उनके मुंह से भी निकलती है तो वही छोटी बात। बड़े जो लीडर्स हैं उनके मुंह से बात निकलती है, वो भी छोटी बात निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है। दूसरा एक बहुत बड़ा अलमिया है
कि जो अपोजिशन रियलाइज़ कर गई थी बहुत पहले, और अब भी उनको इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस अपोजिशन को आजमा चुके हुए हैं। यही लोग हैं ना, ये हुकूमत में तो रहे हैं ये लोग। जब ये उस वक्त कुछ नहीं कर सके तो आज दोबारा इनको ला के तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा ला के वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? फिर इनसे ठीक है अपोजिशन करनी चाहिए इनको। मैंने आज तक इनसे कोई पॉजिटिव प्लान नहीं सुना कि ठीक है पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये गिनवाते हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा गिनवा सकता हूँ, लेकिन इनके जहन में कोई ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से बाहर निकाल के ला सकता है? यही तो वो वजह है जहाँ से हम, इनकी वजह से तो हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। तो एक तो ये बड़ी वाज़ेह है हमें, कम से कम मेरे नज़दीक। दूसरा, इनके आपस में तजादात इतने हैं। अब मुझे ये बताइए कि नून लीग पीस पार्टी को पंजाब में कोई जगह बनाने देगी? किस कॉस्ट में जगह बनेगी वो? कुछ शायद पीटीआई को कुछ ले जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा नुकसान तो नून लीग का भी होगा इसमें। वो कैसे इसको कर लेंगे? फिर आज जो अवाम बैठी हुई है वो सुन रही थी कल शहबाज शरीफ साहब से जब फूल झड़ रहे थे मुंह से जरदारी साहब के ख़िलाफ़, आज उनको वो साथ मिले हुए बैठे देखते हैं तो एतमाद कहाँ जाएगा उन लोगों का? तो एक तो आपस में इंतजाद आता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो पंजाब को क्या दे सकते हैं? फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से जब से ये पीडीएम या ये है, मैं उस वक्त से लगातार एक बात कर रहा हूँ कि ये बेल मंडे चढ़ ही नहीं सकती है कभी, और बड़ा ज़ाहिर हो गया इनको। और अब ये जो कुछ भी चल रहा है, आप इनको एक क्रेडिट ज़रूर दें अपोजिशन को। उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव पे वो स्टिक कर रहे हैं सारी पार्टी अपोजिशन की जो हैं, और बात एक यही कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मामलात को संभालने में कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि नाकाम रही है। और ये जो महंगाई का सो कॉल्ड एक सैलाब इसकी ये बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं। और इस तरीके से उनके पीछे ये 2-3 जो उन्होंने बीच में नैरेटिव में चीज़ें रखी हैं, ये लेके वो चल रहे हैं, और काफ़ी हद तक एक नैरेटिव जो है ये होल्ड कर रहा है। लेकिन होल्ड कहाँ पे कर रहा है? होल्ड उन लोगों में कर रहा है जो वाकई इस महंगाई से तंग आए हुए हैं। वो लोग तनख्वाहदार लोग हैं, वो तो जो शहर जो अपने गांव से उठ के आए थे शहर में अपने कुछ बनाने के, वो बन नहीं सके, वो शहर और गांव के बीच में फंस के रह गया तबका बहुत बड़ा पाकिस्तान का, वो बेचारे परेशान हैं। उनको उनकी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो शायद इनके साथ की बात सुन भी लेंगे। ये तनख्वाहदार लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं जो बेचारे आते हैं काम के लिए, यहाँ पे आके चलो ख़ानदान में कुछ बनाएंगे। तो वो मतलब जो भी इनका नैरेटिव है वो कुछ एक उसमें से, और इनकी जो कोशिश शुरू दिन से यही रही है, और अब इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि हुकूमत को डिफेंसिव पोजीशन में डाल के हुकूमत रिएक्ट कर रही है इनके लिए। उस रिएक्शन में हुकूमत अपने जो मंसूबे हैं या उनके जो प्लान है, जो उनका जो नैरेटिव है, वो आवाम के सामने पेश करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। ये चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के पास है। इसको वो इलेक्शन तक लेके जाएंगे, और इलेक्शन में जी ठीक। मैं भट्टी साहब आपके पास ले आता हूं। देखिए, इसमें बेनिफिशियरी तो फिर इमरान खान और जहांगीर तरीन हुए। यानी जहांगीर तरीन ने 2 मुलाकातें की, कुछ दिया तो नहीं ना अभी तक अपोजिशन को, कुछ भी नहीं दिया। 2 मुलाकातें की और दोबारा इलाज के लिए बाहर चले गए। पिछली मरतबा जो सारे लोग उनको बुरा भला कह रहे थे और इमरान खान के ऊपर तनकीद के नश्तर चल रहे थे, वो सारे चुप हैं, अब बोली कोई नहीं सकता। यानी ये तो एक तरह से ये है कि एक आदमी पहले बाहर जाता है, उसके खिलाफ सारे बोलते हैं, दोबारा बाहर जाता है, कोई भी नहीं बोलता, सारे चुप हो जाते हैं। तो ये तो अच्छा मैनेज अगर किसी ने किया या इस लड़ाई को किसी ने जीता है, तरीके तो एतमाद तो कोई नहीं आई, कामयाब भी कोई नहीं हुआ, तो तरीन साहब निकल गए इसमें से चुप करके। भाईजान, अब इस शेमोक्रेसी में, जिसका नाम इन्होंने डेमोक्रेसी रखा हुआ है, और आप समझते नहीं, आपको लगता नहीं कि ये एक तरह की वो जो मिजाहिया फिल्में हैं चार्ली चैपनल वाली, वो लगी हुई हैं। आप ज़रा 1 by 1 आ जाएं, इमरान खान साहब को देख लें। वो हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत बचा रहे हैं किन के लिए, किन की वजह से? जिनके खिलाफ 22 साल उन्होंने जहाद किया, वो MQM हो, वो काफ लीग हो, वो इलेक्टेबल्स हों, वो आज़ाद हों, ठीक है, नंबर 1। और इसके अलावा वो क्या यू टर्नों को बसीरत करार दे चुके हैं और क्या क्या कर चुके हैं, इस पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कातल और मकतूल पार्टी हैं।
यानी ये कातिल लोगों के बच्चे मरे हुए हैं, कातिल और मकतूल पार्टी हैं। और सिर्फ दो जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ तू दरिंदा है, धरती का नासूर है, और तू ग्रेटर पंजाब बनाने वाला जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है। और वो कहते थे कि ये कहाँ तेरा पेट क्यों नहीं भरता जरदारी साहब, खा खा के तेरी मिलें कहाँ से आ गई। बिलावल बेटा, जब तुम्हारे बाप के खाते खुलेंगे तो लग पता जाएगा 10% और 100%। ये किसने नाम रखा था ये भी पता है। ठीक है। बिलावल भुट्टो ये नवाज शरीफ ज़िया का असल बेटा है, ओपनिंग बैट्समैन और एक्टर है और एक्सपर्ट है, सियासतदान तो है ही नहीं। 3 नस्लें इसकी एक्सपोज हो गई हैं पनामा लीक्स में। और दूसरी तरफ से वो मुझे स्विस लीग बुला रही है शहबाज शरीफ साहब, और पेट चीरूंगा, चौकों पे लटकाऊंगा, लड़काना लाहौर कराची की सड़कों पे घसीटूंगा, मरसूं काम ना करसूं। ये भी पीपल्स पार्टी को जाके कहते थे, मियां साहब ने कहा था। हाँ, तो और ये मुंह और मसूर की दाल मियां साहब ने कहा, बड़े मियां साहब ने कहा। अब मुझे बताएं कि पीपल्स उसी मुस्लिम लीग नून ने तमाम फैसलों का इख्तियार किसको दिया? जरदारी साहब को। कितनी मरतबा एक दूसरे का पेट भरा इन 3.5 सालों में, पौने 4 बार। मौलाना साहब और ANP और महमूद खान अचकजई में कोई चीज कामन, सारी उम्र एक दूसरे के अगेंस्ट रहे, यानी नजरिए ही रहते। क्यों इकट्ठे हो गए सारे? सर उस पे आता हूँ। अब आ जाएं, ये मिजाहिया फिल्में क्यों चल रही हैं? ये मिजाहिया फिल्में इस तरह चल रही हैं कि पहला मरहला था इमरान खान इक़्तिदार में आया, इज नॉट उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस और उन पे आउटसाइडर है। हाँ, वो एक्चुअली आउटसाइडर है। हाँ, उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस मिसमैनेजमेंट पे हम घंटों बात कर सकते हैं, और मैंने वो जैसे कहा कि इस पे भी बात कर सकते हैं, यू टर्न और वो जिनके हक, बट एक्चुअली वो आउटसाइडर है। आउटसाइडर सियासतदान नहीं। इमरान खान थी वो गले की हड्डी है जो ये ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ये जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, ये पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए इकट्ठे हो जाते थे, ये अवाम के नाम पर इकट्ठे हो जाते थे, ये फेडरेशन को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, ये हारमनी पैदा करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, ये एक सियासी यकजहती के लिए इकट्ठे हो जाते थे, ये कोई ड्रामा करके इकट्ठे हो जाते थे। वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो उसका एक ही है। तो नैरेटिव नहीं बिकेगा ये? नहीं बिकेगा। उसकी वजह ये है कि आगे 2-2 हज़ार पे जमहूरियत बेचने वाली मेरी कौम है, आगे बिरयानी की प्लेट, आगे कीमे वाले नान, आगे वो मेरी कौम है, आगे वो है जो इलेक्शन से एक दिन पहले शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो वो बेचारी आएगी ना सर। एक शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लो और फिर वोट डाल दो। अच्छा, अब वो नहीं बिक रहा। दूसरा क्या वजह क्या? पहला मरहला था आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। दूसरा मरहला, इमरान खान अगर परफॉर्म अच्छा कर जाता है तो ये तो 20 साल, अगले 20 साल के लिए फारिग हो गए थे। इमरान खान चूंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो अब इन्होंने नैरेटिव बनाया। क्या बनाया? नैरेटिव ये बनाया जो आवाम में बिक रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों के रवादार नहीं है कि उन्होंने बच्चों ने कहाँ जायदाद देनी। शहबाज शरीफ अपने बच्चों के रवादार नहीं है, बिलावल अपने बाप के रवादार नहीं है, पता नहीं, और बिलावल साहब को अरबपति का है वो भी नहीं है, मरियम साहबा की कोई जायदाद ही नहीं है। तो लेकिन इमरान खान जहांगीर तरीन का भी जिम्मेदार है, खुसरो बख्तियार का भी जिम्मेदार है, शुगर वालों का भी, आटा वालों का भी, और क्या क्या, क्योंकि ये इनके बच्चों का जिम्मेदार भी। हाँ, इनका बच्चों का जिम्मेदार। अब वो पहला आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ था। दूसरा है जुगाड़ लगाओ, मिट्टी पाओ, इक्तदार में आओ। इन्होंने क्या किया? पहले क्या किया? फौज पे चढ़ाई की। दूसरा क्या किया? उससे पहले अदलिया पर, फिर फौज पर, फिर उसके बाद इमरान खान पर। तो अब यह है कि ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मैं माज़रत चाहता हूं, मैं भी शामिल। हम चंपू चुमार हैं, हमसे हम जैसे इनको नहीं मिलेंगे। ये सारी ईदें, बकरीदें, शबरातें लंदन मनाते हैं, औलादें, पोशाकें, खुराकें लंदन। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसी बात पे। अब इस्लामाबाद में एक मॉल है, वहाँ पे हुसैन नवाज है, जिन दिनों में इनका पनामा का केस चल रहा था। मेरी आंखों के सामने 2-3 वो लोग खड़े हुए थे इकट्ठे, और वो कह रहे थे देखो इन्होंने चोरी की है, ये किया, वो की। मैं वहाँ पे पीछे खड़ा देख रहा था, और फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद वही उसके साथ सेल्फियाँ बना रहे थे खड़े होकर। वही लड़के खड़े होकर पहले कह रहे थे चोरी की है, और फिर लाइन में लग के उन्होंने जाके सेल्फियां बनाई। यानी ये अजीब एटीट्यूड है यहाँ पे लोगों का। सर मैं कह रहा हूँ ना, आप और मुझे तो बड़ा आसानी से ये कौम मेरी कह देती है, जिनके लिए हम 24 घंटे लड़ते हैं। मेरी बेगम अस्पताल में थी, मैं फिर भी प्रोग्राम करने आता। इस वजह से नहीं कि मुझे अपना चेहरा, इस वजह से कि यार मैं अपना इनपुट डालूं। हाँ। ये मेरा मुल्क है। तो हमें तो पैराशूटर, एजेंसियों का लिफाफा और ये कह देते हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि उसी जो बेगम मेरी गई है उसकी मैं कई मरतबा कसम खा कह चुका हूँ कि काश मैं पैराशूटर नहीं हूँ,
नंबर 2 किसी की लाइन नहीं लेता, और नंबर 3 लिफाफे पे नहीं, जिस दिन बिकूंगा यार कोई अरब 2 अरब 4 अरब 5 अरब यार लिफाफा और प्लाट और परमिट पे बिकूंगा मैं, नॉट एट ऑल। अच्छा, लेकिन हमें ये वो कौम है जो अपने मोहल्ले के मुहर्रर के खिलाफ खड़ी होकर 3 दिन मुझे बात करके दिखाए, नहीं कर सकती। ये इनकलाब लाना चाहते हैं मगर साढ़े घर विचू बचा रहे। और ये अगर ये यानी उस दौर में होते तो ये मेरे ख्याल से माजरत के साथ करबला में मुझे नहीं पता किसके साथ होते। मुझे फाइनली इतना मेरे ख्याल में मायूसी भी नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब रिस्पांस करेगा अभी जब वो आ रहे हैं, सर आज से वो उनका निकला शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो पहले बंदे पूरे करें, लॉन्ग मार्च। अच्छा, एक दूसरी बात, इन्होंने लॉन्ग मार्च लफ्ज की रेड मार दी है, इनको पता नहीं लॉन्ग मार्च क्या था। लॉन्ग मार्च तो बीबी ने किया था, बेनजीर भुट्टो साहब ने। उससे भी आगे मौजे तुंग ने, ये मुरीद के से चीचों की मलियां जाते हैं तो लॉन्ग मार्च। मौजे तुंग ने बच्चे 2 किसान के घर छोड़ के बाद में वो नहीं मिले, लाखों चले हजारों पहुंचे, मकसद क्या था इनका? क्या लॉन्ग मार्च? अवाम है मकसद ना, महंगाई है मकसद, अवाम को यानी जिनकी वीडियो नहीं निकलेगी आपके? हाँ, नहीं बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और वो जो स्टोरी आई थी कि 2,500 हज़ार रुपए पे इन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे, उसके बिलावल भुट्टो साहब ने घर के बेडरूम से घर के दरवाजे तक लॉन्ग मार्च किया था, मतलब सिंध से उधर तक। हाँ। तो कितने बंदे आए थे? वो ट्रेन के अंदर बंदे थे, वो उतर के वहीं वेलकम करते थे, फिर ट्रेन में चढ़ जाते थे। वो उसी को एक्चुअली जो साफी अजीज मेमन ने था उसने ये स्टोरी दी थी, हाँ। जिसके बाद उसको धमकियां मिली और फिर वो अचानक कत्ल हो गया। देखिए, मैं अक्सर पूछता हूं कि क्या बिलावल भुट्टो साहब, मैं हर मर्तबा सवाल करता हूं कि लाड़काना में किसी आम आदमी के घर 8 दिन रह सकते हैं? ये उनका सियासी किबला है, लाड़काना रह सकते हैं। अगर 4 मर्तबा हुकूमत मरकज में और फिर 12 साल सिंध में मिलने के बाद ये नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक तहसील, कोई एक यूनियन काउंसिल जिसमें सारे हों, क्या नवाज शरीफ साहब इलाज करवा सकते हैं अपने जिस हलके के करीबी अस्पताल में? नहीं, वो करवा सकते हो। क्या शहबाज शरीफ साहब अपने हलके के नलके से 1 महीना पानी पी सकते हैं? क्या इमरान खान समेत, मरियम नवाज साहबा समेत ये कभी यूटिलिटी स्टोर पे सस्ते बाजारों में गए हैं? इनका मसला हम नहीं है, हमारे मसाइल नहीं है, ये इक्तदार की मछलियां हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं पहले आपके पास आ जाता हूं, आप जरा अपनी माहिराना राय दे दें मुझे कि यूक्रेन और रूस के दौरान, यानी इमरान खान साहब गए तो लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, लेकिन रूस ने बताना थोड़ी था किसी को कि किस वक्त होनी है। तो ये ओवरऑल आप इसको ठीक देखते हैं इमरान खान साहब की हिकमत अमली को, दौरे को, या आप इसको ठीक नहीं देख रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये दौरा ठीक था, और अगर ये ना होता तो पाकिस्तान का नुकसान बहुत ज़्यादा होना था। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली कि अमेरिका ने यूक्रेन को खंबे पे चढ़ा के खुद पीछे हट के बैठ गए हैं, और ऐलान ये हो रहा है कि नेटो के हर इंच के लिए हम लड़ेंगे, और यूक्रेनियन मर रहे हैं, और यूक्रेनियन किस तरीके से उनका प्रेसिडेंट जो वो शोर मचा रहा है कि मुझे नेटो में घसीटने वाले आज मेरे साथ तुझे निकाल लेते हैं, बाकी मरने दे वहां पे। हाँ, उसने ये हालत है। तो फिर अगर हम ना जाते तो क्या बात, इंप्रेशन ये जाना था कि हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं और इसलिए हम नहीं जा रहे इसमें, और ये रूस की बहुत बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि इनवाइट तो रूस ने किया था इससे। और अगर इस दौरे को अगर पोस्टपोन करवाते तो रूस के प्रेसिडेंट करवाते। अगर वो हालत जंग में रिसीव करने को तैयार हैं और 3 घंटे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ दौरा ना सिर्फ ठीक था, जो आउटकम अगर आप देखते हैं इसका, हाँ, जो इसका जो आउटकम है आपका, जो इनका इलामिया जो जारी हुआ है, ये वो बड़ा हैरान कुन है। उसमें कश्मीर उसमें मेंशन्ड है, उसमें अफगानिस्तान के हालात के बारे में उसने बातचीत की है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी यहाँ पे रशियन टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कि हम तमाम मसाइल का जंग हल नहीं समझते, हम पुरअमन बातचीत से मामला को हल करना चाहते हैं, वो भी उसमें शामिल है, इस्लामोफोबिया उसमें शामिल है, और अब जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासतौर पे गैस की जो बातचीत चल रही थी, वो उसमें शामिल है।
तो तमाम जो ऐसे इश्यूज जो पाकिस्तान को डायरेक्टली कंसर्न करने उसमें शामिल थे। फिर पाकिस्तान इस लड़ाई में आप देखिए, लड़ाई तो रूस और अमेरिका की है, ये बीच में यूक्रेन तो बेचारा फंस गया है और यूरोप भी फंसा हुआ है इसके बीच में। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है? सिंपल कि पाकिस्तान तो अपने इंटरेस्ट के लिए गया है ना वहां पे। और एक करवा सकते हैं ना छुड़वा सकते हैं। बात खत्म करते हुए, अच्छा मैं खाली एक बात खत्म करते हुए, जब अमेरिकन से हम कभी बात करते थे ना, बात डायरेक्टली आई रिमेंबर उनके जो फॉरेन ऑफिसर ने बात की, जो स्टेट ऑफिस से, कि आप भारत के साथ इतनी पींगे क्यों बढ़ा रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान के साथ। वो कह रहे थे जी कि हम भारत के साथ पींगे आपके खिलाफ नहीं बढ़ा रहे, हमारे अपने ही उनके साथ ताल्लुकात डिफरेंट लाइन पे हैं, आपके साथ डिफरेंट वजह से उसके ऊपर हैं। तो फिर पाकिस्तान को क्यों हक हासिल नहीं है? ये हम दरअसल हमारी ओरिएंटेशन पाकिस्तान बनने से लेके आज तक मगरब की तरह रही है। हमारे तालीम तो वहाँ पे, लैंग्वेज हैं तो वहाँ पे, जायदादें हैं तो वहाँ पे, हमने जो शहरियतें ले रखी हैं, हमारे पता नहीं 17-18 हज़ार जो गवर्नमेंट ऑफिस है उन्होंने वो वहाँ की हैं। तो हमारी सारी ओरिएंटेशन उस तरफ है, सारी तुम्हारे मफादात इंडिविजुअल्स उस तरफ हमारे हैं। तो अब हमारे लिए उस एलीट के लिए हजम करना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान अपना मगरब से जो पाकिस्तान की ओरिएंटेशन थी उसको चेंज करके कम से कम चले दरमियान में ही ला रहा है इसमें। तो ये तो मेरा ख्याल था कौम को इसको वेलकम करना चाहिए था इसको। ठीक है, मैं सर कौम तो वेलकम कर रही है, लेकिन मैं पॉलिटिकली जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं मामले को वो कुछ और कह रहे हैं। एक सवाल यहाँ पैदा होता है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सवाल ये है कि नेटो अगर इस लड़ाई में नहीं आता, क्योंकि चढ़ाया था यूक्रेन को कि बेफिक्र हो जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ साहब वाला किया इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि कौम ने मुझे कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। तो यूक्रेन को नेटो ने और अमेरिका ने कहा कदम बढ़ाओ यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर जब यूक्रेन ने पीछे मुड़ के देखा तो हथियार और बंदे सारे गायब थे। अब रूस से उनको कुट पड़ रही है। या तो यूक्रेन की मदद के लिए नेटो को आना पड़ेगा, अगर वो आते हैं तो आलमी जंग वाली कैफियत बन जाएगी, और अगर वो नहीं आते तो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों का एतमाद नेटो के ऊपर से मुतजलजल हो जाएगा। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूं कि नेटो की साख्त, उनका इमेज, प्रेसिडेंट बाइडेन की कमजोरी, अमेरिका का इमेज, अमेरिका की कमजोरी और एलाइज की, ये सब जो है वो चीज़ सामने आया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने आप देखें कितना एक थ्रेट उनको दी कि जो इंटरफेयर करेगा, अगर इंटरवीन करने की कोशिश की तो फिर हमारा रिस्पॉन्स भरपूर होगा। और आप देखें कि ये सब बैक ऑफ कर गए और बल्कि ऐलान कर दिया कि हम अपनी कोई इंटरवेंशन यूक्रेन में नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना कर दिया कि उनके प्रेसिडेंट को कहा कि हम आपको इवैक्यूएट करने को तैयार हैं, जो कि बहादुर प्रेसिडेंट ने, ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा यहाँ पे, मुझे राइड नहीं चाहिए, मुझे एमुनिशन चाहिए। वो अलग बात है कि अब उन्होंने आज ऐलान किया है कि $350 मिलियन का। सर वो तो अमरुल्लाह साले भी आखिरी दम तक लड़ रहा था जी, वो तो आखिरी दम तक अमरुल्लाह साले भी लड़ रहा था, फिर गायब हो गया था, ये तो वक्त बताएगा। मैं ये कहता हूं कि अब वो जो उन्होंने ऐलान किया मिलिट्री असिस्टेंस का जो इक्विपमेंट देंगे भाई, वो यूक्रेन में पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि पूरा एयर जो है कवर और एयर स्पेस जो है वो तो क्लोज है। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं, नेटो विल नॉट रिस्क एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद रशिया। उनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरह यहाँ पे जो अर्बन बैटल अब शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह फोर्सेस, रशियन फोर्सेस क्लोजिंग कर रही कीव की तरफ, तो यहाँ पे रशियन को बाउंड डाउन कराया जाए कि किसी तरह वहाँ पे लोकल मिलिशिया, लोकल फाइटर, कुछ बाहर से लोग स्मगलों के अंदर आ जाएं और वो मुजाहमत करें। लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बड़े भरपूर तरीके से 3-4 तरफ से वो कीव जो कैपिटल वहाँ तक अपने एडवांस कर रहे हैं। और इन द फ्यू डेज उन्होंने 20,000 राइफलें भी बांटी हैं लोकल्स के अंदर। जी, 20,000 आने वाले दिनों में, हफ्तों में ये यूक्रेन जो है वो हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये 2 लेसन निकले हैं। यूक्रेन वाज अ न्यूक्लियर पावर, लेकिन जब वो सारा ये मामला 90s में खत्म हुआ और यूएसएसआर का जी, उन्होंने सारे अपने वेपन सरेंडर कर दिए। आज अगर यूक्रेन के पास वो न्यूक्लियर कवर होता, किसी माई के लाल, किसी न्यूक्लियर पावर की जरूरत ना होती कि वो उनके ऊपर हमला करते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वगैरह ये तमाम चीज़ें इंडिया ने जरूरत नहीं की पिछले 40 साल में पाकिस्तान के लाइन क्रॉस करने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ये
कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं। आपने लड़ना है तो आपने खुद लड़ना है, अपने जोर बाजू से आपने लड़ना है। और यूक्रेन जो एग्जैक्टली ये चीज तो आर्मीनिया के मसले में भी साबित हुई है। आर्मीनिया के बड़े इत्तेहादी थे, बड़े दोस्त थे, लेकिन अजरबैजान ने जब लड़ाई की तो आर्मीनिया कुछ भी नहीं कर पाया। इवन सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जी नाज़रीन, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से हम बातचीत को शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। अमेरिका ने बार बार भट्टी साहब दुनिया को बताया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आपको कुट पड़ेगी तो फिर आपने अकेले खानी है, हमने उसके अंदर शामिल नहीं होना और ना हमने आपकी लड़ाई आके लड़नी है। पाकिस्तान के साथ इन्होंने 2 दफा ऐसे किया, पाकिस्तान को सबक हासिल हुआ, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने हथियार बनाना शुरू हो गया। यही काम इन्होंने अफगानों के साथ किया, यही काम इन्होंने दुनिया में कई मुल्कों के साथ किया। और अब ये ताज़ा मिसाल जो है वो यूक्रेन की है। तो रशिया और चाइना वो डिफरेंटली डील करते हैं, कोई फर्क आप इनके अंदर देख रहे हो? चाइना ने खुल के जो मीडिया वाला महाज है या सोशल मीडिया वाला महाज है, उस सारे को रशिया ने संभाल लिया है। अब बल्कि वो मजम्मत तो नहीं कर रहे, सॉरी, चाइना ने संभाल लिया है। रशिया की मजम्मत नहीं की चाइना ने। उन्होंने कहा कि आप पुरअमन तरीके से मामला हल करें, लेकिन साथ ही साथ वो अमेरिका की और नेटो की टका के बेइज्जती कर रहा है, उनका स्टेट मीडिया, और लगातार कर रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने वो ट्वीट भी किया था मैं कि वो लोग जो कहते थे कि फौज बोझ है, हाँ, वो लोग जो कहते थे इतना दिफाई बजट खा गई, हमें लुट के खा गए, वो लोग जो कहते थे ये मिसाइल, ये टैंक, ये जंगी जहाज, ये किस लिए, हाँ, वो लोग जो कहते थे कि एटम बम किस लिए बनाया यार, हर नए मिसाइल के तजर्बे पे वो कहते हैं ये क्या जरूरत है, एटम बम के साथ रोटी खानी है आपने, वो ये कहते थे, आर्गुमेंट है उनका। ये वो लोग जो कहते थे कि ये किस चक्कर में पड़ गए हैं यार, आवाम पे पैसे खर्चो। उन सब से कहना है कि प्लीज यूक्रेन जाएं और वहाँ उनसे रब्ता करें। दूसरा, मैं जो मुत्तहदा अपोजिशन मेरी ने यूक्रेन का साथ दिया है, तो मैं अपोजिशन से कहता हूँ कि जाएं आप वहाँ लड़ें। वो राइफलें बांट रहे हैं, तो जाएं उनके लिए लड़ें। यहाँ बातें करना बड़ा आसान है। तीसरी बात यह है कि मैं माजरत के साथ कि हम गलत मौके पर सही काम कर रहे थे। आप देखिए, हम माजरत के साथ हम भूखे नंगे मंगते फ़कीर लोग हैं, और जो हमारी एड ट्रेड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, खुदकिस्मती से या बदकिस्मती से, मगरब, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, यानी ये सारा इस तरफ है। $150 मिलियन की ट्रेड है आपके रशिया के साथ, $450 मिलियन की ट्रेड आपके यूक्रेन के साथ, बढ़ सकती है, यूक्रेन के साथ है। तीसरी बात ये, मैं अब इस पे नहीं जाना चाहता, और यूरोप और अमेरिका से कम करने की भी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है आप चीज दें उनको। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि मेरे इमरान खान ने कहा था कि मैं आऊंगा तो ग्रीन पासपोर्ट दुनिया में मजबूत होगा, इस पे भी रहने। मैं ये भी नहीं चाहता कि बाहर से नौकरियां ढूंढने के लिए हमें यहाँ आना, लोगों ने आना था बकौल इमरान खान। ये भी छोड़ दें कि बकौल इमरान खान या उनकी नज़र में हमारी वजारत खारजा टॉप 10 में नहीं है, जो इनको उन्होंने अवार्ड दिए, छोड़ दें। चाहे वो चीन या सऊदी मॉडल चाहते हैं, मलेशियन मॉडल चाहते हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप से मुतासर हैं या कोरिया से, ये भी छोड़ दें। मोदी जीतेगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, ये भी छोड़ दें। मोदी हमारा फ़ोन नहीं सुनता, बाइडन हमें फ़ोन नहीं करता, न्यूजीलैंड वाली हमारी बात नहीं मानती, इसको भी छोड़ दें। इमरान खान साहब से जो होप लगा के बैठे हैं ना इस मामले में, बहुत नेक नीयत आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते। इमरान खान निकले थे ईरान और सऊदी अरब के, इमरान खान का उसमें कितना किरदार है दोनों की दोस्ती करवाने में? सर हम भागने वाले हैं। अच्छा, आगे सुनिए ना। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने एक इंटरनेशनल टीवी चैनल बनाना था। इमरान खान ने के कहने पर कुलालंपुर कॉन्फ्रेंस करवाई महातीर मोहम्मद ने, और फिर नहीं गए। कश्मीर के सफ़ीर थे मेरे इमरान खान साहब, आखिरी मरतबा कश्मीर का मुंह से उनसे कब निकला है, ज़रा पीछे चले जाएं 2-3-4 महीने। बात यह है कि इस मुल्क में ये जज्बात की, अभी रशियन टीवी को वैसे इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। आपके तमाम जो इस्लाम के किले हैं वो मोदी को अवार्ड दे चुके हैं। Exactly. क्योंकि वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उनकी चीन देख लें, रशिया देख लें, उनकी भारत से ट्रेड देख लें और अपनी देख लें। तो इस मौके पर देखिए, आपको अब मैं किसी ब्लॉक में भी शामिल नहीं हूँगा, मैं रशिया का दौरा भी करूँगा,
मैं अमेरिका जो है उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। चीन से भी मेरी शायद से मीठी और हिमालय से नहीं, हिमालय से ऊंची दोस्ती। अब आपको खड़े होना पड़ेगा। अब आपको एक ब्लॉक, आप ब्लॉक चूज, कौन सा ब्लॉक? कोई भी जो आपको प्रैक्टिकली तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रशिया और चीन के ब्लॉक में आ गया। मैं आ जाए, अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं कह रहा आ जाए अनाउंस। देखिए इसको अनाउंस करना जरूरी है। देखिए हम अब इस फैटफ में इस वक्त आप फैटफ में फंसे हुए हैं, आप IMF पे फंसे हुए हैं, आपने दुनिया का कर्जा देना है, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड है, यूरोप के साथ ट्रेड है। अनाउंस करने की बजाय, यानी इंडिया भी ये अनाउंस नहीं करता कि वो किस ब्लॉक में है, देखिए, लेकिन वो फायदा उठाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा इससे ज्यादा? देखो ब्लॉक में चले जाए, 27 से 26 नुकात मान के ब्लॉक में चले जाए। जब ब्लॉक में पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान ने जब अनाउंस किया था कि वी आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन ब्लॉक, उसका पाकिस्तान ने बड़ी कुट खाई है कई दहाइयों तक। तो अब दूसरी तरफ चला जाए। अच्छा, फिर ब्लॉक में चला जाए, जाना चाहिए सर। दुनिया ब्लॉक्स, या आप यूक्रेन देखे ना सर। इंडिया तो नहीं कह रहा हम ब्लॉक में जा रहे हैं, चाइना भी नहीं कह रहा ब्लॉक में जा रहे हैं। चाइना, आप चाइना खुद ब्लॉक है लेकिन वो अपने मुंह से कहते नहीं है। बड़ी मार्केट है। देखिए आपको अब कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा, आपको अब एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। आप अब इससे बुरे हालात सर, उसकी नुकसानात ज्यादा हैं इस वक्त। अभी पाकिस्तान कर सकता है। आपको क्या फायदे मिल रहे हैं? मैं क्विकली जरा दोनों साहिबान से पूछूं, फिर वापस मैं जनरल साहब, मुझे क्विकली आप बताएं, बहुत कम वक्त है, कि क्या पाकिस्तान को ओपनली ब्लॉक अनाउंस करना चाहिए, जबकि वो मुल्क खुद नहीं कह रहे कि हम एक ब्लॉक हैं? तो हाउ इज इट पॉसिबल सर? भट्टी साहब का मौक़िफ़ है। देखिए, ब्लॉक्स की जो पॉलिटिक्स थी ना, जो वर्ल्ड गेम्स थी, वो ओवर हो चुकी हुई हैं इस वक्त। जिस तरह अभी बात भी हो रही थी, भारत के और चीन के ताल्लुकात देख लीजिए कैसे, कितने सदमोहरी का शिकार है, लेकिन तजारत कर रहे हैं वो लोग। अमेरिका और चीन के दरमियान देख लीजिए क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन तजारत उनकी भी हो रही है। और इसके बावजूद कि भाई रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, बहुत सारी सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन रूस की गैस और रूस का जो ऑयल है उस पर किसी ने सैंक्शन नहीं लगाई इसने। तो ये आजकल ब्लॉक की सियासत से बाहर निकल जो चीजें चाहिए वो ले रहे, मीठा मीठा हफ और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये मफादात की सियासत है सर सबकी। तो इसलिए यानी इतना इसके साथ फायदेमंद है, इतना कर लो, इतना इसके साथ नुकसान वाला है, इसको छोड़ दो। और ब्लॉक बेशक बना हुआ हो, इत्तेहाद बेशक बना हुआ हो, तो क्या जरूरत है किसी को बताने की कि मेरा किसी के साथ क्या ताल्लुक है? दुनिया वैसे असेस कर ही लेती है भट्टी साहब। जी नाज़रीन, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है जुमे को। अल्लाह हाफिज़।